दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। एक फॉर्मूला आपको आता है, बहुत आसान सवाल है। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन हर गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने मॉलिक्यूलर वेट के। अब इन चारों को देख लीजिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना हुआ? 16 दूनी 32, कार्बन 12, 12 प्लस 32 44, NH3 14 प्लस 3 17। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट दोस्तों कितना होता है? 14 दूनी 28। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्स किसका हो जाएगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है। तो अमोनिया गैस मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 95। फास्ट चल रहे हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन रिएक्ट्स विद लिक्विड ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। तो दोस्तों समझ लीजिए, सवाल बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इन एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसिटिलीन ब्रोमीन से वही पहले एल्कीन बनाएगा, डीकलराइजेशन डीकलराइज हो जाएगा और वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और लास्ट स्टेप में फिर से ब्रोमीन से रिएक्ट करके एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड बनाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे, वैसे आप सबको मालूम ही होगा। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट हो ना हो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। CHBr, याद रखिएगा निकेल होगा कैटेलिस्ट। अगर पैलेडियम होगा तो रिएक्शन यहां खत्म हो जाएगा, तब आंसर होगा एसिटिलीन डाइब्रोमाइड। लेकिन इस केस में एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड होगा जब निकेल होगा। अगर पैलेडियम होगा तो डाइब्रोमाइड पे आंसर खत्म हो जाएगा और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है। CH डबल बॉन्ड CHBr, ये फर्स्ट बनेगा, फिर एक और ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा। एडिशन रिएक्शन पढ़ाई है आप लोगों ने, बहुत आसान है। उन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट दे दिया है, कोई फर्क नहीं है उससे। CHBr सिंगल बॉन्ड CH, एक Br यहां चला गया और एक Br, ये तो पुराना है, ये मान लीजिए ये पुराना है, ये नया आ गया, तो क्या हो गया? एसिटिलीन टेट्राब्रोमाइड। दोस्तों ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ए हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल है दोनों। क्वेश्चन 96 जेईई एडवांस के लिए। विच रिएक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर द रिएक्शन CO प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव CO2। मैंने वन अपनी कन्वीनियंस के लिए भी वन लगा दिया है और ये भी वन लगा दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। अब दोस्तों आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E या डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। पर चूंकि यहां ऑप्शन P डेल्टा V नहीं, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N RT होता है, आपको मालूम है। तो P डेल्टा V के बदले हम क्या लिख दे रहे हैं? डेल्टा N RT। ध्यान रखिएगा कौन सा कब लगाना है, क्वेश्चन ऑप्शन में देखा करिए। डेल्टा N RT, where N is the change in the number of moles, difference of the moles of products and reactants। अब डेल्टा H तो लेफ्ट साइड है ही है, डेल्टा E भी है। अब देखिए दोस्तों, डेल्टा N कितना है? 1 माइनस 1 प्लस हाफ, 1 माइनस 1 प्लस हाफ मतलब 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5, इसका मतलब माइनस 0.5 या माइनस 1/2 RT। तो प्लस इंटू माइनस दोस्तों क्या ऑप्शन हो गया? डेल्टा E माइनस हाफ RT। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस हाफ RT। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 97 फॉर द फास्ट चल रहे हैं क्योंकि जितने ज्यादा सवाल मैंने पूरे क्रैश कोर्स में डाले हैं सब आप लोग देख लीजिए, आपका केमिस्ट्री पक्का निकल जाएगा। फॉर द रिएक्शन अमोनियम बाइसल्फाइड सॉलिड ऑन रिएक्शन रिवर्सिबल गिव्स अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस रिएक्शन के लिए द इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 6 एटमॉस्फेयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केपी? केपी की वैल्यू निकालनी है। जैसे केसी होता है वैसे केपी होता है। केपी होता है पार्शियल प्रेशर्स में, तो केपी फॉर दिस रिएक्शन 3 एटमॉस्फेयर स्क्वायर 9 ये। अब दोस्तों पहले एक रूल समझिए, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हम केपी क्या लिखते हैं केसी की तरीके, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, लेकिन वो फॉर्मूला लगा। और ध्यान रखिएगा जो सॉलिड है उसको टोटल इग्नोर करना है, तो डिनोमिनेटर में ये वैसे भी नहीं लिखते क्योंकि हमें गैसी से मतलब है। वो जो डेल्टन का लॉ है वो पार्शियल प्रेशर गैसेस के लिए है। अब दोस्तों डेल्टन ने क्या कहा, आपने कई गैसेस को मिक्स कर दिया, मान लीजिए एक बीकर में या बड़े वेसल में, तो उसने ये कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सब गैसेस का होगा, पार्शियल प्रेशर जो सब गैसेस, मान लीजिए 3 गैसेस आपने उसमें डिबो दी, तो पार्शियल प्रेशर 3 गैसेस का वही टोटल प्रेशर के बराबर होगा। बस उसी पे आधारित ये सवाल है इक्विलिब्रिया का। कौन सा लॉ है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब दोस्तों देखते हैं, तो सॉलिड वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, गैस होता तो मतलब रहता। तो मान लीजिए बाल्टी में आपने अमोनिया और H2S डाल दी, तो पार्शियल प्रेशर NH3 का कितना हो गया? इक्विलिब्रियम प्रेशर 6 है, तो पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज, अमोनिया, यहां अमोनिया है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है दोस्तों? बैलेंस दिया ही है 1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक इसका 1/2 इंटू प्रेशर। इक्विलिब्रियम प्रेशर दोस्तों कितना दिया है? ये याद रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम या टोटल प्रेशर है और ये पार्शियल प्रेशर है, तो भले इसको पीपी लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि जब तक हम पार्शियल प्रेशर नहीं निकालेंगे दोनों का, तो हमको केपी की वैल्यू नहीं मिलेगी। हाफ इंटू इक्विलिब्रियम प्रेशर दोस्तों कितना है? 6। वैसे ही सेम फॉर्मूले से पार्शियल प्रेशर दोस्तों किसका निकाल लेंगे? कौन सी गैस का? हाइड्रोजन सल्फाइड का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हो जाएगा यहाँ हाफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2, इक्विलिब्रियम प्रेशर या टोटल प्रेशर 6, तो ये भी दोस्तों कितना हो गया? 3। अब हमको निकालना है केपी। केपी वही पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूले से या कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। पार्शियल प्रेशर अमोनिया, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालते हैं, बस उसका भाई है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अपॉन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉलिड है, तो अपॉन 1 हो जाएगा वो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है? 3 एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में था ना, ये एटमॉस्फेयर में था 6 एटमॉस्फेयर, तो ये भी 3 एटमॉस्फेयर और ये 3 एटमॉस्फेयर, तो 3 इंटू 3 एटमॉस्फेयर 9 एटमॉस्फेयर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। जिनको समझना है कमेंट में क्वेश्चन लिख दें। बहुत अच्छा है सवाल।